नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, सॉग्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जेंडर स्टडीज, बैग्स, सेमेस्टर 2, भड़ला 136 हिंदी भाषा, लेखन कौशल, खंड 1 व्यावहारिक हिंदी और लेखन, इकाई 3 सरकारी पत्राचार तथा टिप्पण और प्रारूपण, 3.0 उद्देश्य। सरकारी पत्राचार से संबंधित इस इकाई में हमने विविध प्रकार के पत्र लेखन के संदर्भ में सरकारी पत्राचार की चर्चा की है। व्यावहारिक हिंदी का प्रयोग जीवन के विविध क्षेत्रों में होता है। विभिन्न स्थितियों और विषयों के अनुकूल हमारी भाषा और प्रस्तुति का स्वरूप बदलता है। इसी दृष्टि से विविध स्थितियों में पत्र लेखन सिखाना इस इकाई में हमारा उद्देश्य है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप लिखित भाषा के अनौपचारिक तथा औपचारिक रूप में अंतर कर सकेंगे। अनौपचारिक तथा औपचारिक पत्र लिख सकेंगे। सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया की चर्चा कर सकेंगे। टिप्पण और प्रारूपण का महत्व बता सकेंगे। कार्यालय में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के पत्रों में अंतर पहचान सकेंगे। प्राप्त पत्र पर टिप्पणी लिख सकेंगे और पत्र का प्रारूप तैयार कर सकेंगे। 3.1 प्रस्तावना। इस पहले खंड की पिछली 2 इकाइयों में हम हिंदी भाषा की शब्दरचना और मुहावरों तथा वार्तालाप की विभिन्न शैलियों की चर्चा कर चुके हैं। इस इकाई में आप पत्राचार के बारे में पढ़ेंगे। पत्र हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। हम सभी पत्र लिखते हैं और हमारे पास पत्र आते हैं। आप अपने मित्रों को, परिवार के सदस्यों को पत्र लिखते हैं। यदि आपके आसपास के इलाके में किसी सार्वजनिक सुविधा की जरूरत है तो इसके लिए आप संबद्ध अधिकारी को पत्र लिखते हैं। यदि विद्यालय या कार्यालय से छुट्टी लेनी है तो आप पत्र लिखते हैं। इसी तरह यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आवेदन पत्र लिखते हैं। कोई जानकारी पाना या देना चाहते हैं तो पत्र लिखकर पूछते या देते हैं। कोई शिकायत करना चाहते हैं तो पत्र के माध्यम से करते हैं। इस तरह हमारे जीवन के बहुत से कामकाज पत्रों के माध्यम से चलते हैं। पत्र से हम बहुत दूर बैठे किसी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। ऐसी विस्तृत सूचनाएं भेज सकते हैं जिन्हें मौखिक रूप से भेजना संभव नहीं है। अनेक ऐसी सूचनाओं को क्रमबद्ध व्यवस्थित ढंग से दे सकते हैं जिन्हें यदि मौखिक रूप से दिया जाएगा तो हो सकता है कि सुनने वाला याद ही न रख पाए। इसके अलावा पत्र में दी गई सूचना एक लिखित दस्तावेज होती है। आवश्यकता पढ़ने पर उसे फिर से देखा जा सकता है तथा उसका हवाला दिया जा सकता है। इस तरह के हवाले या संपर्क की जरूरत हमारे दैनिक जीवन में तो कभी कभार ही पड़ती है, किंतु शासकीय मामलों में इसका पर्याप्त महत्व होता है। सरकारी कामकाज के संचालन में पिछले पत्र सूचना, संदर्भ, उदाहरण या प्रमाण के रूप में काम आते हैं। व्यक्तिगत या सामान्य पत्र भी कभी कभी सार्वजनिक महत्व के होते हैं। समाज में विशेष व्यक्तियों जैसे साहित्यकारों, राजनेताओं, वैज्ञानिकों आदि द्वारा अपने संबंधियों या मित्रों या सहयोगियों को लिखे गए पत्रों से उनके जीवन और व्यक्तित्व की जानकारी तो मिलती ही है, उनसे उनके सृजनात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर भी प्रकाश पड़ता है। साथ ही उस समय और समाज में मानवीय संबंधों की जानकारी भी मिलती है। इस तरह के पत्रों का सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व होता है। उदाहरण के लिए पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों के संग्रह पिता के पत्र पुत्री के नाम को ही ले। इन पत्रों का महत्व इस बात में है कि बच्चे को विज्ञान, इतिहास और भूगोल की प्रारंभिक जानकारी एक कहानी के रूप में सरल और स्पष्ट भाषा में दी गई है। इस तरह ये पत्र दूर शिक्षा का एक सहज और सुंदर नमूना है। इसी तरह यदि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्र या निराला
के पत्र या मुक्तिबोध के पत्र या ऐसे ही अन्य साहित्यकारों के छपे हुए पत्र पढ़ते हैं तो उनके रचनाकर्म को समझने में मदद मिलती है। इस इकाई में हमारा उद्देश्य आपको पत्र लिखना सिखाना है। आप कह सकते हैं कि भला यह कोई बड़ी बात है। इसमें क्या है? हमें अपने मित्र से जो कुछ कहना है उसे हम आरंभ से लिख देते हैं। बचपन में हमें स्कूल में ही पत्र लिखना सिखा दिया गया था। अब स्नातक स्तर पर आकर इसे फिर से सीखने की क्या जरूरत है? यह सही है कि बचपन में आपको सामान्य पत्र लिखना या स्कूल में छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना सिखाया गया था। किंतु हम देख चुके हैं कि पत्र की जरूरत जीवन के विविध क्षेत्रों में पड़ती है। यदि आप सही ढंग से पत्र नहीं लिख पाते तो हो सकता है कि जो बात आप कहना चाह रहे हों उसे पत्र पाने वाला ठीक तरह से न समझ पाए और आपके काम में कोई अनावश्यक रुकावट आ जाए। इसलिए सही ढंग से पत्र लिखने की जानकारी जरूरी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी कामकाज या व्यवसाय या व्यापार में पत्राचार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि आप किसी रोजगार में हैं, तो अपना काम सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको सही ढंग से पत्र लिखना आना चाहिए। मान लीजिए आप रोजगार में नहीं हैं, तो भी यदि आपको किसी कार्यालय या संस्था से कोई पत्र मिलता है और आपसे कोई सूचना मांगी जाती है तो जब तक आप सही ढंग से पत्र का उत्तर नहीं लिखेंगे तब तक हो सकता है कि आपकी सूचना सही स्थान पर या सही ढंग से न पहुंचे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस इकाई में हम व्यक्तिगत और व्यावसायिक पत्रों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए सरकारी पत्राचार के बारे में पढ़ेंगे। सरकारी पत्राचार में टिप्पण और प्रारूपण की विशेष भूमिका होती है, अतः इनकी चर्चा भी हम यहाँ करेंगे। 3. दो पत्र लेखन के प्रकार। पत्र लेखन दो तरह का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। हमारे जीवन में व्यवहार के कई पक्ष होते हैं। अपने विद्यालय में अध्यापक से या अपने कार्यालय में अपने अधिकारी से बातचीत करने का हमारा तौर तरीका वह नहीं होता जो अपने घर में या अपने दोस्तों से बातचीत करने समय होता है। पिछली इकाई में आपने संवाद शैली के बारे में पढ़ा है और जान गए हैं कि अपने मित्र या माता पिता या भाई बहन से बात करते समय हम काफी अनौपचारिक या बेतकल्लुफी से पेश आते हैं, किंतु कार्यालय या विद्यालय या अन्य सार्वजनिक क्रियाकलापों में हम औपचारिक ढंग से बातचीत करते हैं। जिस तरह हमारे मौखिक संप्रेषण तथा व्यवहार के दो रूप हैं, उसी तरह हमारे लिखित संप्रेषण के भी दो रूप होते हैं। विशेष रूप से पत्र व्यवहार में ये रूप काफी स्पष्ट होते हैं। अतएव पत्र भी दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र तथा औपचारिक पत्र। विशेष सूचना औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के पत्रों में लिफाफे के ऊपर पाने वाले के पते के साथ बाईं तरफ नीचे अपना पता, प्रेषक, शीर्षक अवश्य लिखें। इससे प्राप्तकर्ता के न मिलने की स्थिति में डाकघर द्वारा पत्र आपके पास वापस आ जाएगा। 3.2 एक अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वस्तुतः व्यक्तिगत पत्र होते हैं। इनमें परिवार के सदस्यों या मित्रों की बातचीत का सा निजीपन होता है। आप जिसे व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं, उससे आपके संबंध औपचारिक नहीं होते। अतः पत्र की भाषा शैली का कोई कठोर नियम नहीं होता। माता पिता और बच्चों के बीच या पति पत्नी के बीच या मित्रों के बीच लिखे जाने वाले पत्रों के विषय में बहुत विविधता होती है। यह विविधता वस्तुतः उतनी ही व्यापक होती है जितना कि मानव स्वभाव और मानवजीवन की स्थितियाँ। इसलिए ऐसे पत्रों में केवल समाचार भी दिया जा सकता है, किसी समस्या का समाधान भी हो सकता है, गहन भावनाओं, सुख दुख, स्नेह आदि की अभिव्यक्ति भी हो सकती है, उपदेश और तर्क भी हो सकता है और शिकायत भी हो सकती है। यहाँ इन सभी स्थितियों तथा लिखने वाले और पाने वाले के अनुकूल भाषा का प्रयोग होता है, क्योंकि ये पत्र केवल लिखने वाले और पाने वाले के बीच संवाद स्थापित करते हैं, किसी तीसरे के लिए नहीं होते।
यद्यपि अनौपचारिक पत्रों में काफी विविधता होती है और कोई खास नियम इन पर लागू नहीं होता, तथापि पत्र के ऊपरी ढांचे के संबंध में एक सामान्य पद्धति का चलन है जिसका आमतौर पर पालन किया जाता है। यह पद्धति निम्नलिखित है। 1. अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र में लिखने वाले का पता और तारीख सबसे दाईं ओर लिखी जाती है। 2. उसके बाद बाईं ओर पत्र पाने वाले के लिए संबोधन होता है। यह संबोधन बड़ा ही व्यक्तिगत होता है, यानी माता-पिता या अन्य सामान्य व्यक्तियों के लिए अक्सर आदरणीय, माननीय विशेषण का प्रयोग होता है। बराबर वालों या छोटों के लिए अक्सर प्रिय विशेषण का प्रयोग होता है। 3. फिर भी अभिवादन के रूप में नमस्कार, प्रणाम, स्नेह, शुभाशीर्वाद आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अभिवादन पत्र पाने वाले की आयु, लिखने वाले से उसके संबंध आदि के अनुसार होता है। 4. पत्र आरंभ कुशलता के समाचार या पत्र पाने के संदर्भ, पत्र पाने की सूचना या ऐसी ही किसी अन्य बात से होता है। फिर पत्र का मुख्य विषय लिखा जाता है। व्यक्तिगत पत्रों के मुख्य विषय में आकार संबंधी कोई बंदिश नहीं होती। यह पत्र कुछ पंक्तियों का हो सकता है और कुछ पृष्ठों का भी हो सकता है। 5. पत्र के अंत में लिखने वाला व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर से पहले स्वनिर्देश लिखता है। यह स्वनिर्देश आपका, आपकी या तुम्हारा, तुम्हारी के रूप में लिखा जाता है। 6. सरकारी पत्रों में भवदीय का उपयोग होता है। 7. यदि कोई बात पत्र लिखते समय छूट जाती है या लिखने वाले के बाद में कुछ ध्यान आता है तो पुनश्च यानी बाद में जोड़ा गया अंश लिखकर उस बात को जोड़ दिया जाता है। अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र का नमूना। फ्लैट नंबर 302 आशादीप बिल्डिंग 12 हैली रोड, दिल्ली 110001, 20 अक्टूबर 2018। 2. प्रिय अनिमा। 3. बहुत सा स्नेह। 4. आज ही तुम्हारा पत्र मिला। पत्र का मूल भाग। 7. तुम्हारी दीदी अंजू। 6. पुनश्च हो सकता है फरवरी में हमारा राउरकेला आने का कार्यक्रम बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छा होगा। अभ्यास 1. 1. नीचे पत्र का एक नमूना दिया गया है, उसे ध्यान से देखिए। उसमें जहां भी गलती दिखाई दे सुधारिए। विमलकांत 35, मौर्य एन्क्लेव फेस 1,10,053। 6 मई 2017। आदरणीय चाचा जी, नमस्कार। बहुत दिनों से आपका कोई पत्र नहीं मिला। सधन्यवाद। 3.2 2 औपचारिक पत्र। भवदीय विमलकांत। औपचारिक पत्र अक्सर उन लोगों के बीच लिखे जाते हैं जो या तो व्यक्तिगत रूप से बहुत परिचित नहीं होते या फिर जिनके बीच संबंध काफी औपचारिक होते हैं। औपचारिक पत्रों में कई तरह का पत्र व्यवहार शामिल होता है, जैसे 1. व्यावसायिक पत्र। 2. विविध संस्थाओं के प्रधान और समाचार पत्रों के संपादक से अनुरोध या शिकायत के पत्र। 3. आवेदन पत्र। 4. सामान की खरीद के पत्र। 5. सरकारी पत्र। औपचारिक पत्रों की भाषा शैली और लेखन पद्धति विशिष्ट और निश्चित होती है। हालांकि इसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, फिर भी इसका रूपाकार लगभग सुनिश्चित होता है। इस दृष्टि से हर प्रकार के औपचारिक पत्र लिखने का एक खास तरीका होता है। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी औपचारिक पत्रों पर समान रूप से लागू होती हैं। औपचारिक पत्र लंबे नहीं लिखे जाने चाहिए, क्योंकि पत्र, चाहे वह व्यापार से संबंधित हो या शासकीय कामकाज से, पढ़ने वाले व्यक्ति के पास बहुत अधिक समय नहीं होता। इसलिए अपनी बात को संक्षेप में तथा स्पष्ट भाषा में कहना जरूरी होता है। ऐसे पत्र में प्रमुख मुद्दों का उल्लेख होता है जिनका विस्तार से विश्लेषण नहीं किया जाता।
इसीलिए ऐसे पत्र का आकार एक या अधिक से अधिक 2 टंकित पृष्ठों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पत्र में कही गई बात में यथातथ्यता और उचित क्रम निर्वाह भी जरूरी है ताकि पढ़ने वाला उसे सहजता से समझ सके। पत्र में यदि किसी पिछली बात या पिछले पत्र का हवाला दिया गया है तो उसकी तारीख, संख्या, विषय आदि सही होने चाहिए। छोटी सी गलती होने पर समय, श्रम तथा धन की हानि हो सकती है। यदि ऐसी गलती व्यावसायिक पत्र में होती है तो इसका असर उस कंपनी या फर्म की साख पर पड़ सकता है, और यदि आवेदन पत्र या किसी अनुरोध पत्र में होती है तो पत्र लिखने वाले को नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रशासनिक मामलों में तो इस तरह की गलती से गंभीर कानूनी समस्या भी पैदा हो सकती है। औपचारिक पत्र में निजीपन की गुंजाइश नहीं होती। इसकी भाषा में अटपटापन या रूखापन भी नहीं होना चाहिए कि पढ़ने वाले को अस्पष्ट या बुरी लगे। ऐसे पत्रों में सहज विनम्र भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। हम कह चुके हैं कि औपचारिक पत्रों का रूपाकार सुनिश्चित होता है। उसमें व्यक्तिगत पत्रों की सी विविधता नहीं होती और उसे मनमाने ढंग से बदला नहीं जा सकता। हम यह भी चर्चा कर चुके हैं कि औपचारिक पत्र व्यवहार कई तरह के होते हैं और हर तरह के पत्र व्यवहार की अपनी पद्धति होती है। आगे हम विभिन्न प्रकार के औपचारिक पत्रों की नमूनों सहित चर्चा करेंगे। आवेदन पत्र। आवेदन पत्र कई तरह के हो सकते हैं, जैसे नौकरी के लिए, छुट्टी के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, किसी विशेष अनुमति या सुविधा के लिए। एक आवेदन पत्र की शुरुआत बाईं ओर से ऊपर से की जाती है। सबसे पहले सेवा में लिखा जाता है। 2 फिर अगली पंक्ति में उस अधिकारी का पदनाम और उससे अगली पंक्ति में उसका पता लिखा जाता है। 3 संबोधन के रूप में महोदय शब्द का प्रयोग होता है। 4 यदि आवेदन पत्र नौकरी के लिए है तो नौकरी के विज्ञापन का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें विज्ञापन की तारीख और संख्या आदि का उल्लेख होता है। फिर मुख्य विषय की शुरुआत निवेदन के रूप में की जाती है, अतः वाक्य अक्सर निवेदन है शब्दों से शुरू किया जाता है। 5 फिर पत्र के अंत में शिष्टाचार के रूप में धन्यवाद सहित या सधन्यवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। 6 अंत में स्वनिर्देश के रूप में दाईं और भवदीय, प्रार्थी, विनीत शब्द का प्रयोग किया जाता है। 7 फिर लिखने वाला अपने हस्ताक्षर करता है तथा अपना पता लिखता है। 8 यहाँ पर बाईं ओर तारीख लिखी जाती है। नौकरी के लिए आवेदन पत्र का नमूना। 1 सेवा में। 2 प्रबंध निदेशक, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, पार्लियामेंट स्ट्रीट, दिल्ली। 3 महोदय। 4 निवेदन है कि दिनांक 10 अक्टूबर 2018 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित आपके विज्ञापन सन 3 मई 2018 के संदर्भ में मैं हिंदी सहायक के पद के लिए आवेदन करना चाहता हूं। मेरा व्यक्तिगत विवरण इस प्रकार है। नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, अनुभव संबंधी सूचना, अन्य सूचना। यदि मुझे उक्त पद पर कार्य करने का अवसर दिया जाता है तो मैं अपने आप को इसके योग्य सिद्ध करने का पूरा प्रयास करूंगा। 8 15 अक्टूबर 2018। 5 सधन्यवाद। भवदीय राम प्रकाश शर्मा, B2/86 अशोक नगर, औरंगाबाद 431001। विशेष अनुमति के लिए आवेदन पत्र का नमूना। 1 सेवा में। 2 प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय, भोपाल। 3 महोदय। 4 निवेदन है कि मैं श्रीराम भारतीय कला केंद्र, दिल्ली द्वारा आयोजित संगीत प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे दी
21 जनवरी 2017 से 23 जनवरी 2017 तक आयोजित हो रहे कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। 5. सधन्यवाद। 8. 20.12 2016। 6. भवदिया। 7. निरुपमा माहेश्वरी, प्राध्यापिका संगीत एवं कला विभाग, राजकीय महाविद्यालय भोपाल 462001। किसी संस्था से या समाचार पत्र के संपादक से यदि किसी असुविधा के लिए शिकायत करनी है तो शिकायत के पत्र भी लगभग इसी ढंग से लिखे जाते हैं। संबोधन में महोदय के अलावा मान्यवर या श्रीमान आदि शब्दों का प्रयोग हो सकता है। इनमें लिखने वाला चाहे तो अपना पता ऊपर दाईं और उस ढंग से भी लिख सकता है जैसे अनौपचारिक पत्रों में लिखा जाता है। व्यावसायिक अथवा व्यापारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों में व्यापारिक या व्यावसायिक पत्रों को लिखने का ढंग काफी सुनिश्चित होता है। ये पत्र विभिन्न व्यापारियों या व्यावसायिक संगठनों के बीच आपसी व्यापार के संबंध में लिखे जाते हैं या फिर ग्राहक को व्यापार की दृष्टि से लिखे जाते हैं। इनके बारे में ध्यान रखने योग्य विशेष बातें इस प्रकार हैं। 1. ये पत्र अक्सर संस्था के लेटर हेड पर लिखे जाते हैं जिस पर संस्था या फर्म का नाम, पता, फोन नंबर, तार का पता आदि छपा होता है। यदि लेटर हेड उपलब्ध न हो तो ये विवरण टाइप कर दिए जाते हैं। इससे पत्र पाने वाले को उत्तर लिखने में सुविधा रहती है। 2. अक्सर किसी विषय में व्यावसायिक पत्र व्यवहार काफी समय तक चलने की संभावना होती है। इसलिए इन पत्रों पर पत्र संख्या अवश्य दी जाती है ताकि अगले पत्रों में उसका संदर्भ दिया जा सके। पत्र संख्या को क्रमांक भी कहा जाता है। यह पत्र के शुरू में बाईं ओर ही लिखी जाती है। 3. इसके नीचे उस व्यक्ति या संस्था आदि का नाम और पता लिखा जाता है जिसे पत्र लिखा जा रहा है। 4. संबोधन के लिए प्रिय महोदय शब्द का प्रयोग होता है। यदि पत्र एक से अधिक व्यक्तियों को संबोधित हो तब भी महोदयगण संबोधन का प्रयोग नहीं होता, भले ही अंग्रेजी में इसके लिए सर शब्द का प्रयोग होता है। 5. इसके बाद स्वनिर्देश में भवदीय लिखा जाता है। 7. अंत में हस्ताक्षर किए जाते हैं। व्यापारिक पत्र में हस्ताक्षर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए हैं उसके बारे में यह माना जाता है कि वह संस्था की ओर से उस पत्र के संबंध में जिम्मेदार है। उसे वह सब कहने और करने का अधिकार है जो पत्र के माध्यम से उसने कहा या लिखा है। इसलिए व्यावसायिक पत्रों पर अक्सर संस्था या फर्म के स्वामी, व्यवस्थापक, साझीदार या प्रबंधक के हस्ताक्षर होते हैं। किसी कम महत्व के पत्र पर संस्था की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी हस्ताक्षर कर सकता है जिसे इसे तरह के हस्ताक्षर का अधिकार प्राप्त हो। 8. यदि पत्र के साथ कोई अन्य कागजात भेजे जा रहे हों, अर्थात किसी अन्य पत्र या करार आदि की प्रति, कोई नियमावली या सूची आदि भेजी जा रही हो, तो उसका उल्लेख बाईं और नीचे संलग्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। व्यावसायिक पत्र का नमूना। 1. गीता जंगली प्रकाशन, प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता, आगरा, 1188 बाग फरहान। 2. पत्र सन ही बटा 2018/88 दी 25 जून 2018। 3. प्रकाशन प्रबंधक हिंदी ग्रंथ अकादमी 25 बंगला रोड, फेसेट 110007। 4. प्रिय महोदय। 5. आपकी मांग के अनुसार हम अपने प्रकाशनों की सूची भेज रहे हैं। ये सभी पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे नए प्रकाशनों का सेट आगामी फरवरी तक छप कर तैयार हो जाएगा। पुस्तकों की 10-10 प्रतियां खरीदने पर हम 25% व्यापारिक छूट देते हैं। इसके अलावा बिल का भुगतान 1 माह के भीतर करने पर हम 0.5% नकद छूट की सुविधा भी देते हैं।
आदेश के साथ 20% राशि पेशगी भेजना आवश्यक है। पैकिंग निःशुल्क है। कृपया अपना आदेश भेजकर हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। 8. संलग्न पुस्तक सूची। भवदीय 7 सदानंद मिश्र। कृते गीता जंगली प्रकाशन। भवदीय सरकारी पत्राचार। औपचारिक पत्र व्यवहार का एक अन्य रूप है सरकारी या शासकीय पत्राचार। यह पत्राचार या पत्र व्यवहार सरकार के विभिन्न विभागों के बीच तथा सरकार और अन्य संस्थाओं के बीच होता है। हम जानते हैं कि भारतीय शासन प्रणाली मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली है। इसमें शासन व्यवस्था का कार्य विभिन्न मंत्रालयों को बांट दिया जाता है। काम का यह बंटवारा प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्येक मंत्रालय का कार्यभार एक या एक से अधिक मंत्रियों को सौंप दिया जाता है। मंत्रालय की प्रशासनिक जिम्मेदारी सचिव की होती है। मंत्रालय के कार्य के विस्तार को देखते हुए उसे विभिन्न विभागों, स्कंधों, प्रभागों, शाखाओं और अनुभागों में बांट दिया जाता है। इनके कार्य को देखने के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारी होते हैं, जो क्रमशः संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव या शाखा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी आदि होते हैं। प्रत्येक अनुभाग में कार्य को निपटाने के लिए अधीक्षक, पर्यवेक्षक, सहायक तथा टंकक, लिपिक वर्गीय सचिवालय कर्मचारी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं। प्रत्येक कार्यालय में उसके कार्य से संबंधित व्यक्तियों, कार्यालयों और संस्थाओं के पत्र आते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। प्राप्त होने वाले पत्रों को दर्ज करने तथा उन पर कार्रवाई के लिए उन्हें प्रस्तुत करने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। जब हमें कोई व्यक्तिगत पत्र प्राप्त होता है तो हम स्वयं उसका उत्तर दे देते हैं। यदि वह पत्र परिवार के अन्य लोगों से भी संबंधित होता है तो सब लोग उस विषय में अपनी अपनी राय दे देते हैं और जिस व्यक्ति के नाम पत्र आया हो वह उत्तर लिख देता है। किंतु जब किसी सरकारी कार्यालय में कोई पत्र आता है तो उसका निपटान केवल मौखिक चर्चा के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्यालय में जो भी पत्र आता है वह वहां के किसी अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से संबंधित न होकर उसकी पदीय हैसियत से संबंधित होता है। यानी निदेशक को संबोधित पत्र उस व्यक्ति के लिए होगा जो उस समय निदेशक के पद पर है। मान लीजिए यदि श्री वर्मा निदेशक के पद पर हैं, तो वह पत्र उनके लिए है, किंतु यदि 2 दिन बाद श्री वर्मा का तबादला हो जाता है और उनके स्थान पर श्री राजन आ जाते हैं, तो वह पत्र श्री राजन के लिए हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि पत्र के संबंध में हर कार्रवाई लिखित रूप में हो। इसके अलावा कार्यालय में किसी भी पत्र के विषय में कोई भी निर्णय किसी न किसी नियम कानून के आधार पर लिया जाता है। अतः जिन नियमों या कानूनों के अधीन कोई मामला निपटाया गया हो उनका उल्लेख भी जरूरी होता है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि सही निर्णय लिया गया है। इस दृष्टि से कार्यालय में पत्राचार की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। 3.3 सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया। कार्यालय में प्राप्त पत्र को कार्यालय भाषा में आवती कहा जाता है। जैसे ही कोई पत्र मंत्रालय या कार्यालय में पहुंचता है उसे आवती रजिस्टर में दर्ज करके संबद्ध अनुभाग के डायरी कर्ता के पास भेज दिया जाता है। डायरी लिपिक हर आवती को डायरी करके डायरी में दर्ज करके अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत करता है। अनुभाग अधिकारी उस पर संबद्ध सहायक का नाम अंकित करके उसे सौंप देता है। महत्वपूर्ण पत्र, जानकारी और आवश्यक निर्देश के लिए डाक स्तर पर ही शाखा अधिकारी या उससे भी ऊपर के अधिकारी या अन्य उच्च अधिकारी यदि किसी आवती पर अनुभाग की सहायता के बगैर कार्रवाई करना चाहते हैं तो उस आवती को अपने पास रख लेते हैं, अन्यथा आवतियों को आद्यक्षर करके और आवश्यक निर्देश देकर वापस अनुभाग अधिकारी के पास भेज देते हैं। 3.3 एक टिप्पण। कार्यालय में किसी पत्र के प्राप्त होते ही उस पर कार्रवाई का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जो उसके अंतिम रूप से निपटारे तक चलता है।
यह कार्रवाई टिप्पण कार्य कहलाती है। इस कार्य के हर चरण में दिए गए सुझाव, संकेत, निर्देश, दर्ज किए गए तथ्य, सूचनाएं आदि टिप्पण कहलाती है। बिना टिप्पण कार्य के किसी भी पत्र का अंतिम रूप से निपटारा संभव नहीं है। आवती मिलने के बाद संबंधित सहायक उसे संगत मिसिल, फाइल पर अपनी टिप्पणी के साथ अनुभाग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। यदि उस विषय पर कोई फाइल पहले से मौजूद न हो, यानी पत्र पहली बार कार्यालय में आया हो, तो नई आवती के विषय में पहली टिप्पणी संबंधित सहायक की होती है। वह पत्र का सारांश देते हुए बताता है कि उसमें दिए गए तथ्य सही हैं या नहीं। यदि कोई बात गलत है तो उसका भी उल्लेख कर दिया जाता है। उस मामले में यदि पहले कोई पत्र व्यवहार हो चुका हो तो उसका सार भी वह टिप्पणी में देता है। इसके बाद वह कानूनों, नियमों, नीतियों और पूर्व निर्णयों का उल्लेख करता है, जिनके अनुसार आवती पर निर्णय लेना उचित होगा। अंत में उस विषय में जिन मुद्दों पर निर्णय अपेक्षित हो उनकी चर्चा होती है और यदि हो सके तो निर्णय की दिशा का भी संकेत होता है। अंत में सहायक बाईं ओर हस्ताक्षर करता है और फाइल अनुभाग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। किसी प्रश्न पर निर्णय केवल मौखिक चर्चा के बाद भी लिया जा सकता है, किंतु टिप्पणी एक स्थायी रिकॉर्ड होती है, जिसे जरूरत पड़ने पर साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। फाइल पर हुई टिप्पणी देखकर यह बताया जा सकता है कि कोई निर्णय कब लिया गया और किन परिस्थितियों में तथा किन नियमों और प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि टिप्पणी लिखने की क्या जरूरत है? सीधे ही उत्तर लिखकर अधिकारी से अनुमोदन क्यों नहीं प्राप्त किया जाता? अभी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि टिप्पणी में सहायक किस किस बात का उल्लेख करता है। इससे हमें पता लगता है कि टिप्पणी के 3 उद्देश्य होते हैं। 1. प्राप्त पत्र में दिए गए विषय पर सभी तथ्यों और उनके पूर्ववृत्त के बारे में संबंधित अधिकारी को जानकारी देना। 2. प्रस्तुत विषय में जो भी कार्रवाई संभव हो अथवा विकल्प संभव हों, उनको स्पष्ट करना। ऐसा करते समय संगत नियमों का हवाला देना। 3. यह संकेत करना कि उन विकल्पों में से किसे चुनना अभीष्ट होगा। इस तरह के संकेत देते हुए समुचित तर्क प्रस्तुत करना, जिससे कि संबद्ध अधिकारी सारी बात को, उसमें निहित समस्याओं को पूरी तरह समझ सके। इस तरह टिप्पणी में संबद्ध विषय की पिछली जानकारी भी होती है और आगे समाधान के लिए सुझाव भी। इस समस्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अधिकारी को निर्णय लेने में सुविधा होती है। टिप्पणी लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बातें। हम चर्चा कर चुके हैं कि किसी विषय पर लिए जाने वाले निर्णय में टिप्पणी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टिप्पणी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। 1. स्वतः पूर्णता। टिप्पणी लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रस्तुत पत्र में जो स्थिति सामने रखी गई है या जो प्रश्न उठाया गया है, उसका समाधान आवश्यक है। अतः उसे अपनी टिप्पणी में समाधान अवश्य सुझाना चाहिए, अन्यथा टिप्पणी का कोई फायदा नहीं होगा। यह समाधान अपने आप में पूरा होना चाहिए। 2. संक्षिप्तता। टिप्पणी में बात को संक्षेप में और प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि अधिकारी के पास बहुत विस्तृत टिप्पणी पढ़ने का समय नहीं होता। इसीलिए अनावश्यक विस्तार से बचते हुए तार्किक ढंग से बात कहनी चाहिए। 3. तार्किक विचार क्रम। पूरी टिप्पणी में विचार के स्तर पर एक पूर्वापर क्रम होना चाहिए, यानी पिछला संदर्भ, प्रस्तुत प्रश्न की चर्चा और भावी कार्रवाई का सुझाव। स्पष्टतः टिप्पणी की भाषा स्पष्ट, सरल और संयत होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह की भ्रांति की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, न ही अर्थ की कोई दुविधा होनी चाहिए। 4. तटस्थता। टिप्पणी में किसी अधिकारी या संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिए।
5. किसी बात पर अनावश्यक या अतिरिक्त बल देने का प्रयास नहीं होना चाहिए, इससे लगेगा कि टिप्पणी वाले व्यक्ति का अपना स्वार्थ निहित है। 6. उसमें निष्पक्ष भाव से सभी तथ्य और दृष्टिकोण प्रस्तुत कर देने चाहिए। 7. टिप्पणी में प्रथम यानी मैं या मैंने का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि टिप्पणी वैयक्तिक न होकर वस्तुनिष्ठ होती है। टिप्पणी लेखन। ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि सहायक को जब कोई आवती प्राप्त होती है तो वह उसे फाइल करके अपनी टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करता है। इस तरह आप जानते हैं कि टिप्पणी फाइल पर लिखी जाती है। आइए अब फाइल पद्धति को समझ लें, जिससे टिप्पणी लेखन के बारे में अच्छी तरह जानने में सुविधा रहेगी। फाइल के 2 भाग होते हैं, टिप्पणी भाग और पत्राचार भाग। टिप्पण भाग। पत्राचार भाग। पत्राचार भाग में आवतियां तथा उनसे संबंधित पत्र व्यवहार की कार्यालय प्रतियां रखी जाती हैं। टिप्पणी भाग में विचाराधीन कागज पत्रों के संबंध में लिखी गई टिप्पणियां होती हैं। टिप्पणी लिखने के लिए एक खास तरह का कागज इस्तेमाल होता है, जिसे नोट शीट कहते हैं। नोट शीट में बाईं ओर हाशिया होता है। 1. सबसे ऊपर उस कार्यालय का नाम तथा अनुभाग का नाम लिखा होता है जिसमें टिप्पणी लिखी जा रही है। 2. फिर पावती का क्रमांक, तारीख आदि का उल्लेख किया जाता है। 3. फिर विषय को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। विषय प्रस्तुत करने के 5 चरण होते हैं। आय, आवती का विषय। 4. कार्यालय में कार्य स्थिति। 2. कारण। वी, सुझाव। 3. नियम। पहले पैराग्राफ को छोड़कर अन्य सब पैराग्राफों पर संख्या डाली जाती है। टिप्पणी में दिए गए संदर्भों, निर्देशों का क्रम वही होता है जो आवतियों का हो। 4. टिप्पणी के अंत में सहायक बाईं ओर तारीख सहित हस्ताक्षर करता है और अधीक्षक या अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत करता है। राजपत्रित अधिकारी टिप्पणी के दाईं ओर हस्ताक्षर करते हैं तथा अराजपत्रित अधिकारी बाईं ओर। 5. फाइल जिस अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है उसका पदनाम लिखकर रेखांकित कर दिया जाता है। इसे मार्क करना कहा जाता है। 2. क्रमांकन। टिप्पणी का नमूना। 1. हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय। पत्राचार। 3. आयकर विभाग, बड़ौदा से श्री रामलाल वर्मा और कुमारी गुरमीत कौर का नाम हिंदी प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया है। 4. जुलाई 17 से प्रारंभ सत्र के लिए प्रशिक्षणार्थियों के नामों की सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सितंबर 17 से आरंभ होने वाले सत्र के लिए भी विभिन्न विभागों के नाम आ गए हैं, जिनकी संख्या 30 से अधिक है। 5. संस्थान की व्यवस्था के अनुसार एक सत्र में केवल 30 प्रशिक्षणार्थियों को ही प्रशिक्षण दिया जाता है। 6. ऐसी स्थिति में श्री वर्मा और गुरमीत कौर को नवंबर-दिसंबर 17 के सत्र में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। 8. सचिन मजगावकर, हिंदी सहायक, 21 जून 17। 7. अनुभाग अधिकारी। इस तरह तैयार की गई टिप्पणी जब अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत कर दी जाती है तो अनुभाग अधिकारी उसे सावधानीपूर्वक पढ़ता है। यदि अपनी ओर से कुछ जोड़ना चाहता है या कोई सुझाव देना चाहता है तो देकर उसे शाखा अधिकारी के पास भेज देता है। जिन मामलों को निपटाने में अनुभाग अधिकारी स्वयं सक्षम होता है, उन्हें आगे न भेजकर स्वयं ही उन पर अपना निर्णय दे देता है। शाखा अधिकारी स्तर पर भी यही प्रक्रिया होती है और आवती के विषय के महत्व के अनुसार फाइल उप सचिव, संयुक्त सचिव, उपमंत्री, मंत्री स्तर तक जाती है। इस तरह कार्यालय में प्राप्त डाक किसी भी पत्र पर की जाने वाली कार्रवाई में एक निश्चित सरणी होती है, जो डायरीकार, सहायक अनुभाग अधिकारी, उपसचिव, संयुक्त सचिव, सचिव, मंत्री स्तर तक जाते हैं। विषय के महत्व के अनुसार विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं।
टिप्पणियों के प्रकार का ऊपर हमने देखा कि जब कोई टिप्पणी संबद्ध अधिकारी के पास पहुंचती है तो वह उस पर कई ढंग से कार्रवाई कर सकता है। जैसे आए यदि वह सहमत हो जाता है तो अपने हस्ताक्षर कर देता है और अगली कार्रवाई के लिए ऊपर के अधिकारी के पास भेज देता है। 2. यदि सुझाव से सहमत नहीं होता तो अपने तर्क देते हुए फाइल ऊपर के अधिकारी के पास भेजता है। 3. यदि टिप्पणी में कोई बात अस्पष्ट हो तो चर्चा करें लिखकर फाइल टिप्पणी लिखने वाले व्यक्ति के पास वापस भेज देता है। इस तरह की टिप्पणियां नेमी टिप्पणियां कहलाती हैं। ये गौण या कम महत्व के मामलों पर सामान्य विचार विमर्श के लिए लिखी जाती हैं और रोजमर्रा के प्रशासनिक पत्र व्यवहार के काम आती है। उदाहरण आदेश के लिए प्रस्तुत। आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं। देख लिया, धन्यवाद। चर्चा करें। इस मामले का तारीखवार सार नीचे प्रस्तुत है। ख. आदेशात्मक टिप्पणी अधिकारी तब लिखता है जब वह किसी मामले में कोई आदेश देता है या कोई अन्य जानकारी मांगता है। उदाहरण जांच की विस्तृत रिपोर्ट दी जाए। सभी संबद्ध कर्मचारी नोट कर लें। वित्त मंत्रालय से अनुमोदन ले लिया जाए। इसे कार्रवाई के लिए वेतन लेखा कार्यालय को भेजा जाए। ग. अधिकारी स्तर पर टिप्पणी यह दो स्थितियों में होती है। 1. कभी वह सहायक स्तर की टिप्पणी के समान पूर्व टिप्पणी पर आधारित होती है और 2. कभी स्वतंत्र टिप्पणी के रूप में। पहली यानी पूर्व टिप्पणी पर आधारित टिप्पणी की चर्चा हम कर चुके हैं, जहां हमने बताया कि सक्षम अधिकारी किसी मामले पर निर्णय लेता है। अधिकारी स्तर की दूसरी टिप्पणी स्वतंत्र टिप्पणी होती है। यह किसी आवति पर आधारित न होकर प्रशासनिक आवश्यकता पर आधारित होती है। यहाँ अधिकारी प्रशासनिक मामले को ध्यान में रखकर आगे के सुझाव देता है और फाइल आगे उच्चतर अधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए कार्यालय में काम की मात्रा बढ़ जाने के कारण नए पदों के सृजन की मांग के लिए टिप्पणी प्रस्तुत करना। यह टिप्पणी स्वतः पूर्ण सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। घ. अंतर्विभागीय टिप्पणी का इस्तेमाल दो विभागों के बीच होता है। अ. टिप्पणी का क्रमिक सार जब फाइल सचिव द्वारा अपने मंत्री के पास भेजी जाती है तो नीचे से चली आ रही सभी टिप्पणियों का सार लगभग एक पन्ने में तैयार किया जाता है, क्योंकि पूरे पत्र व्यवहार और टिप्पणियों को पढ़ने का समय अक्सर उनके पास नहीं होता। इस तरह तैयार किया गया सार टिप्पणियों का क्रमिक सार कहलाता है। नेमी ढंग के मामलों में अनुभाग अधिकारी स्तर पर ही निपटान हो जाता है। ज्यादातर आवतियों का निपटान शाखा अधिकारी के स्तर पर होता है। यदि अनुभाग की टिप्पणी से वह सहमत हो तो अपने हस्ताक्षर दाईं ओर कर देता है। यदि अपनी ओर से कोई निर्णय देना हो या टिप्पणी में दिए गए विकल्पों में से कोई एक चुनना हो तो वह अपनी टिप्पणी लिख देता है और पत्र का उत्तर देने का आदेश दे देता है। तब फाइल उसी सरणी से गुजरती हुई संबद्ध सहायक के पास वापस आ जाती है। पीछे हमने टिप्पणी लेखन का नमूना देखा। उस पर आगे चलने वाली टिप्पणियों की प्रक्रिया का उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। विभिन्न स्तरों पर टिप्पणी लेखन का नमूना। 2. क्रमांकन। एथेक हिंदी प्रशिक्षण संस्था। राजभाषा विभाग। आवती पृष्ठ। पत्राचार। आयकर विभाग बड़ौदा से श्री रामलाल वर्मा और कुमारी गुरमीत कौर का नाम हिंदी प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया है। जुलाई 17 से प्रारंभ सत्र के लिए प्रशिक्षणार्थियों के नामों की सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सितंबर 17 से आरंभ होने वाले सत्र के लिए भी विभिन्न विभागों से नाम आ गए हैं, जिनकी संख्या 30 से अधिक है। संस्थान की व्यवस्था के अनुसार एक सत्र में केवल 30 प्रशिक्षणार्थियों को ही प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसी स्थिति में श्री वर्मा और गुरमीत कौर को नवंबर-दिसंबर 17 के सत्र में प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
सचिन मजगावकर। हिंदी सहायक 21 जून 17। अनुभाग अधिकारी। आदेशार्थ प्रस्तुत 3.3 2 प्रारूपण मसौदा लेखन। अब तक हम कार्यालय में आवती की मात्रा और उस पर लिए जाने वाले निर्णय के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब प्रश्न यह है कि जो पत्र कार्यालय में आया है उसका उत्तर कैसे दिया जाता है। कार्यालय में अधिकारी जब पत्र के विषय में निर्णय ले लेता है तो पत्र भेजने वाले विभाग या संस्था या व्यक्ति को पत्र का उत्तर लिखा जाता है। उत्तर में भेजे जाने के लिए पत्र का कच्चा या अंतिम रूप तैयार किया जाता है। इसे पत्र का मसौदा या प्रारूप कहते हैं। इस तरह जब किसी आवती पर टिप्पण कार्य पूरा हो जाता है तो टिप्पणी में दिए गए आदेश के अनुसार उत्तर का प्रारूप या मसौदा तैयार किया जाता है। सहायक यह प्रारूप तैयार करके अनुभाग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। अनुभाग अधिकारी उसमें जरूरी परिवर्तन करके संबंधित अधिकारी को मंजूरी के लिए प्रस्तुत करता है। अधिकारी यदि आवश्यक समझता है कि उस मसौदे में कुछ परिवर्तन संशोधन की जरूरत है तो वह या तो परिवर्तन स्वयं कर देता है या उसका सुझाव दे देता है और सहायक फिर से मसौदा तैयार करके प्रस्तुत करता है। अधिकारी उस मसौदे पत्र पर अपनी मंजूरी दे देता है। फिर पत्र की स्वच्छ प्रति अंतिम रूप से तैयार करके अधिकारी के हस्ताक्षर करा के भेज दी जाती है। इस तरह टिप्पण और प्रारूपण परस्पर संबद्ध होते हैं। पत्र जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होना है वह अधिकारी पत्र के मसौदे को अपने ऊपर के अधिकारी के पास स्वीकृति के लिए भेजता है। उदाहरण के लिए यदि कोई पत्र अवर सचिव के हस्ताक्षर से जारी होना है तो अवर सचिव उस पत्र के मसौदे को उपसचिव और फिर संयुक्त सचिव के पास स्वीकृति के लिए भेजता है। रोजमर्रा के मामलों जैसे पावतियां भेजना या किसी सामग्री के ऊपर आवरण पत्र कवरिंग लेटर भेजना आदि के मसौदों पर मंजूरी अनुभाग अधिकारी के स्तर पर दी जाती है। विशेष मामले विषय के महत्व के अनुसार संबद्ध सक्षम अधिकारी तक भेजे जाते हैं। प्रारूपण में ध्यान रखने योग्य बातें। 1. प्रारूप में दी गई पत्रसन तारीख, उद्धरण, संदर्भ आदि सही होने चाहिए। 2. कोई जरूरी सूचना संदर्भ आदि छूटे नहीं ताकि उत्तर अधूरा न रहे। 3. सभी अपेक्षित बातों का उल्लेख स्पष्ट और सहज भाषा में होना चाहिए। वाक्य विन्यास सीधा, सुसंगत और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। न तो अप्रचलित या ठेठ स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया जाए और न ही नितांत साहित्यिक और जटिल भाषा का। 4. अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। 5. प्रारूप की एक निश्चित और मान्य शैली तथा रूप होता है जो व्यावहारिक परंपरा से स्वीकृत होता है। उसमें अकारण परिवर्तन करना उपयुक्त नहीं होता। प्रारूप तैयार करना। कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्र कई प्रकार के होते हैं। कुछ पत्र बाहर से आए पत्रों के उत्तर के रूप में लिखे जाते हैं। कुछ कार्यालय के भीतर के विभिन्न विभागों में कामकाज चलाने के लिए लिखे जाते हैं। विभिन्न प्रयोजनों के लिए लिखे जाने वाले पत्रों का प्रारूप अलग अलग होता है। उसी के अनुसार उनका प्रारूप तैयार किया जाता है। यहाँ हम प्रारूप तैयार करने की सामान्य पद्धति पर विचार करेंगे। उसके बाद सरकारी पत्राचार के विविध रूपों की चर्चा करेंगे। 1. शीर्षक। सबसे ऊपर पत्र का शीर्षक होता है जिसमें 5 बातों का उल्लेख होता है। आए पहली पंक्ति में पत्र संख्या 2, अगली पंक्ति में भारत सरकार लिखा जाता है। उससे अगली पंक्ति में कार्यालय, मंत्रालय का नाम और विभाग का नाम। 3, अगली पंक्ति में पत्र प्रेषक का नाम और फिर उससे अगली पंक्ति में पदनाम तथा भारत सरकार के कार्यालय का नाम लिखा जाता है। 4, अगली पंक्ति में सेवा में लिखकर उस अधिकारी बटा व्यक्ति का नाम और पदनाम लिखा जाता है जिसको पत्र प्रेषित हो रहा है।
उसके बाद में भारत सरकार के कार्यालय का नाम लिखा जाता है। वी स्थान और तारीख दोनों एक साथ दाईं और पत्र के ऊपरी कोने में लिखे जाते हैं। 2 विषय पत्र का वास्तविक अंश लिखने से पहले संबोधन से पूर्व विषय शीर्षक से उसके विषय का संक्षिप्त संकेत ऊपर ही दे दिया जाता है। इससे पढ़ने वाले के समय की बचत होती है। 3 संबोधना सरकारी पत्रों में संबोधन के रूप में महोदय महोदया, माननीय महोदय, श्रीमान आदि का ही इस्तेमाल होता है। 4 पत्र का मुख्य भाग पत्र के माध्यम से जो कुछ कहा जाता है वह इसी भाग में आता है। यदि प्राप्त करने वाले के साथ कोई पत्र व्यवहार पहले से चल रहा है तो उसका संदर्भ भी यहाँ दे दिया जाता है। वास्तविक घटनाओं का स्पष्टीकरण यही होता है तथा संपूर्ण विषय का निष्कर्ष दे दिया जाता है। ऐसा करते समय जो तथ्य या तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं या जिन विवादों आदि का उल्लेख होता है उनसे संबंधित पिछले पत्रों का हवाला अवश्य दिया जाता है। 5 स्वनिर्देश ऊपर हम कह चुके हैं कि सरकारी पत्राचार के कई रूप होते हैं। इन सभी पत्रों में स्वनिर्देश एक ढंग के नहीं होते। यद्यपि स्वनिर्देश के रूप में अक्सर भवदीय बटा भवदीया शब्द का प्रयोग होता है, किंतु अर्धसरकारी पत्रों में आपका बटा आपकी भी प्रयुक्त होता है। उसके नीचे प्रेषक के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में उसका नाम लिखा जाता है। उसके नीचे पदनाम लिखा जाता है। कभी कभी पदनाम नहीं भी होता। 6 संलग्न पत्र यदि पत्र के साथ अन्य किन्हीं कागजात या पत्रों की प्रतियां भेजी जा रही हों तो उनका उल्लेख हस्ताक्षर की सीध में बाईं ओर होता है। 7 पृष्ठांकन यदि पत्र की प्रतिलिपि किसी अन्य अधिकारी को भेजना अपेक्षित हो तो उसका उल्लेख भी बाईं और नीचे से शुरू होकर प्रायः पूरी पंक्ति में किया जाता है। 3.4 सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रकार। यदि हम सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले पत्राचार के प्रकारों का विश्लेषण करें तो हमें सरकारी पत्र व्यवहार में निम्नलिखित प्रकार दिखाई देते हैं। सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन, आदेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, अर्धसरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, पृष्ठांकन, संकल्प। 11 अंतर्विभागीय टिप्पणी, 13 टेलेक्स संदेश, 15 सेविग्राम, 10 प्रेस नोट, 12 तार, 14 तुरंत पत्र, 16 परिपत्र। सरकारी प्रशासन में अलग अलग प्रयोजनों के लिए पत्राचार के अलग अलग प्रकारों का इस्तेमाल किया जाता है। केंद्र सरकार को विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों या दूसरी संस्थाओं के प्रधानों और गैर सरकारी व्यक्तियों से पत्राचार के लिए सरकारी पत्र की आवश्यकता होती है। यदि सरकारी काम को निपटाने में अधिक देर हो रही हो तो अधिकारियों का व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिलाना जरूरी हो तो अर्धसरकारी पत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा मंत्रालयों और विभागों के आपसी प्रशासनिक पत्राचार के लिए कार्यालय ज्ञापन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सरकारी विभागों के आंतरिक प्रशासन के लिए कार्यालय आदेश का प्रयोग होता है। इसी प्रकार सरकारी विभागों के आंतरिक प्रशासन के लिए कार्यालय आदेश का प्रयोग होता है। अधिसूचना और संकल्प को भारत के राजपत्र गजट में प्रकाशित किया जाता है। सांविधिक नियमों और आदेशों की घोषणा आदि का प्रकाशन अधिसूचना के रूप में होता है। नीति संबंधी सरकारी निर्णयों, जांच समितियों या आयोगों की नियुक्ति आदि की सार्वजनिक घोषणा संकल्प द्वारा की जाती है। परिपत्र का प्रयोग उस समय किया जाता है जब मंत्रालय या विभागीय कार्यालय कोई सूचना अथवा अनुदेश अपने अधीन कार्यालयों या कर्मचारियों को देते हैं। इसका प्रयोग उक्त कार्यालय या मंत्रालय तक ही सीमित होता है। पृष्ठांकन का प्रयोग तब होता है जब पत्र की प्रतिलिपि सूचनार्थ या आवश्यक कार्रवाई आदि के लिए सूचनार्थ अधिक व्यक्तियों को भेजने की जरूरत हो।
प्रेस विज्ञप्ति द्वारा किसी सूचना के व्यापक प्रचार के लिए उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है। यहाँ हम कार्यालयों में प्रमुख रूप से प्रयुक्त होने वाले कुछ पत्रों की चर्चा करेंगे। 3.4 एक सरकारी पत्र। सरकारी पत्र औपचारिक होता है तथा अर्धसरकारी पत्र अपेक्षाकृत अनौपचारिक। इन दोनों पत्रों के स्वरूप में भी अंतर होता है। सरकारी पत्र के प्रयोग का क्षेत्र। सरकारी पत्राचार में सरकारी पत्र का प्रयोग सबसे अधिक होता है। इसका इस्तेमाल निम्नलिखित के साथ होता है: क, विदेशी सरकारों के साथ। ख, राज्य सरकारों के साथ। ग, संबद्ध सरकारों के साथ। घ, संघ लोक सेवा आयोग आदि के साथ। और सार्वजनिक उपक्रमों के साथ, पंचारियों के संगठनों के साथ। एस, च, जन संगठनों और सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के साथ। छ, गैर सरकारी व्यक्तियों के साथ। विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के आपसी या आंतरिक पत्र व्यवहार के लिए सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके लिए निर्धारित कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश आदि का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्र के संबंध में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सरकारी पत्र भारत सरकार के आदेशों और विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखे जाते हैं। इसलिए पत्र में यह लिख दिया जाता है कि पत्र सरकार के निर्देश से लिखा गया है। पत्र के प्रारूप में प्रायः "मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है" इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्र लेखन। 1. सामान्य रूप से इसे लेटर हेड पर लिखा जाता है। पैड के ऊपर भारत सरकार और विभाग का नाम और स्थान छपा होता है। इस पर पत्र संख्या और तारीख लिखी जाती है। यदि पैड न हो तो पत्र सन, भारत सरकार, विभाग का नाम सादे कागज पर टाइप किए जाते हैं। 2. फिर पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम या पदनाम लिखा जाता है। इसके नीचे विभाग बटा मंत्रालय का नाम तथा स्थान लिखा जाता है। 3. फिर तारीख दाईं ओर लिखी जाती है। 4. तीसरे चरण में संक्षेप में पत्र के विषय का उल्लेख होता है। 5. सरकारी पत्र के चौथे चरण में संबोधन के रूप में महोदय का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गैर सरकारी व्यक्तियों को प्रिय महोदय लिखा जाता है। इसके अलावा सरकारी पत्र में नमस्ते, प्रणाम आदि अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाता। 6. फिर पत्र की मुख्य विषय वस्तु लिखी जाती है। इसमें पत्र लिखने का प्रयोजन, अर्थात प्रेषक पत्र द्वारा क्या काम कराना चाहता है, पत्र भेजने वाले की इस अपेक्षा का क्या कारण है आदि का उल्लेख किया जाता है। यदि पत्र में एक से अधिक मुद्दे हों तो उन्हें अलग अलग पैराग्राफों में लिखना चाहिए। 7. सरकारी पत्र के छठे चरण में स्वनिर्देश के रूप में भवदीय लिखा जाता है। इसके नीचे पत्र भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, इसके नीचे कोष्ठक में अधिकारी का नाम, पदनाम और टेलीफोन नंबर लिखा जाता है। 8. अंत में नीचे पत्र की बाईं और पृष्ठांकन लिखा जाता है। पहले पृष्ठांकन संख्या लिखी जाती है। इसके बाद इसमें जिन जिन अधिकारियों, विभागों आदि को पत्र की प्रति भेजी जाती है, उनका नाम तथा उस पर कार्रवाई की दिशा का संकेत होता है। पृष्ठांकन के नीचे जिस विभाग से पत्र प्रेषित किया जाता है, उस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। सरकारी पत्र का नमूना। 1. सेवा में 1. सन, भारत सरकार, गृह मंत्रालय। 3. नई दिल्ली, ता 5.5 17. सचिव, सभी राज्य सरकारें। 4. विषय मौत की सजा समाप्त करने का प्रस्ताव। 5. महोदय। 6. मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार को समय समय पर देश में मौत की सजा समाप्त करने के लिए सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अपराधों की रोकथाम और इनका पता लगाने का काम राज्य सरकारों का है।
इस विषय में कानून बनाने की जिम्मेदारी विधानसभा की है। इसलिए राज्य सरकारें मौत की सजा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने में सक्षम हैं। भारत सरकार चाहती है कि मौत की सजा को समाप्त करने के संबंध में ऐसा कानून बनाया जाए जो सभी राज्यों में समान रूप से लागू हो सके। इस विषय में अंतिम निर्णय करने से पहले सरकार इन सुझावों की अच्छी तरह जांच करना चाहती है। इसलिए सभी राज्य सरकारों से अनुरोध है कि ये अपने उच्च न्यायालयों से परामर्श करके अपने सुझाव और सिफारिशें शीघ्र इस मंत्रालय को भेजें। राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे अपने राज्य से संबंधित पिछले 3 सालों के निम्नलिखित आंकड़े भी भिजवाएं। क. राज्य में हत्या के कितने मामले दर्ज किए गए? ख. राज्य में कितने लोगों को मृत्युदंड दिया गया? ग. राज्य में कितने लोगों की मौत की सजा माफी की अर्जी के कारण रद्द की गई? 7. भवदीयः। क. ख. ग. 8. प्रत्यय सभी राज्य सरकारें। संयुक्त सचिव भारत सरकार। 3.4 2 अर्धसरकारी पत्र। अर्धसरकारी पत्र का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? लिखा जाता है। सरकारी पत्र के बारे में जानने के बाद आइए अब हम अर्धसरकारी पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आपने देखा कि सरकारी पत्र औपचारिक होता है, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में औपचारिकता का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए इन दोनों पत्रों का उद्देश्य और बाहरी रूप बदल जाता है। किसी मामले को निपटाने के लिए अधिकारी सरकारी कार्य पद्धति की औपचारिकता से बचकर आपसी सलाह-मशविरे के लिए अर्धसरकारी पत्र का इस्तेमाल करते हैं। अर्धसरकारी पत्र द्वारा किसी मामले को निपटाने के लिए एक विभाग का अधिकारी दूसरे विभाग के अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से उसकी ओर दिला सकता है। यदि किसी सरकारी काम को निपटाने में देर हो रही हो और कई अनुस्मारक भेजने पर भी उत्तर न मिले तो उस कार्य को जल्दी पूरा कराने के लिए अर्ध सरकारी पत्र लिखा जा सकता है। यह अर्ध सरकारी पत्र स्मरण पत्र के समान होता है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग आमतौर पर अपने बराबर के अधिकारी के साथ किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र में उत्तम पुरुष यानी मैं और हम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र सरकारी पत्र की तुलना में अनौपचारिक होता है। इसे एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को मैत्री भाव से लिखता है, इसलिए इसके संबोधन और स्वनिर्देश में अंतर होता है। अर्ध सरकारी पत्र लेखन 1. सबसे ऊपर पृष्ठ की दाहिनी ओर अर्ध सरकारी पत्र संख्या, भारत सरकार, विभाग का नाम, स्थान और तारीख लिखे जाते हैं। 2. पृष्ठ के बाईं ओर अर्ध सरकारी पत्र भेजने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम और टेलीफोन संख्या लिखी जाती है। 3. संबोधन के रूप में प्रिय श्री कखा गया प्रिय कखगजी का प्रयोग होता है। 4. इसके नीचे अर्ध सरकारी पत्र का मुख्य विषय होता है। 5. इसके बाद सधन्यवाद, साभार, सादर आदि का उल्लेख होता है। 6. स्वनिर्देश के रूप में पत्र के नीचे भवदीय के स्थान पर आपका का प्रयोग किया जाता है। इसके नीचे अर्ध सरकारी पत्र भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। 7. अंत में पृष्ठ की बाईं ओर पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, विभाग का नाम और स्थान का उल्लेख होता है। 3.4 3 कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश। इस पाठ के पहले भाग में हमने सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र के बारे में पढ़ा। आपने देखा कि सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र का रूप निजी पत्र और व्यावसायिक पत्र से काफी मिलता जुलता होता है, किंतु कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश का रूप इनसे बिल्कुल अलग होता है। कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश का बाहरी रूप। कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश की चर्चा हम साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि इनके बाहरी रूप में काफी समानता है, किंतु इनके प्रयोग के क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग हैं।
मोटे तौर पर कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभागों के बीच आपसी पत्राचार के लिए होता है, जबकि कार्यालय आदेश का प्रयोग कार्यालयों के आंतरिक प्रशासन संबंधी पत्राचार के लिए किया जाता है। आइए इन दोनों पत्रों के क्षेत्र के संबंध में विचार से पहले इनकी बाहरी रूपरेखा के विभिन्न चरणों के बारे में विचार करें। इसका विवरण इस प्रकार है। 1. कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर पत्र सन। भारत सरकार, मंत्रालय और विभाग का नाम तथा स्थान का नाम और तारीख लिखे जाते हैं। 2. दूसरे चरण में यथास्थिति पृष्ठ के बीच में कार्यालय ज्ञापन या कार्यालय आदेश लिखा जाता है। 3. फिर कार्यालय ज्ञापन के विषय का संक्षेप में विषय शीर्षक के अंतर्गत उल्लेख किया जाता है, जबकि कार्यालय आदेश में इसकी आवश्यकता नहीं होती। 4. चौथे चरण में कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश की मुख्य विषय वस्तु होती है। इन दोनों ही में पहले पैराग्राफ के लिए क्रम संख्या नहीं लिखी जाती। बाद के पैराग्राफों पर 2 से आरंभ करके क्रमशः लिखी जाती है। 5. उसके बाद नीचे दाहिनी ओर कार्यालय ज्ञापन या कार्यालय आदेश जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। इसके नीचे अधिकारी का पदनाम और भारत सरकार लिखा जाता है। 6. छठे चरण में नीचे बाईं ओर कार्यालय ज्ञापन में, सेवा में और कार्यालय आदेश में प्रति प्रेषित लिखकर पाने वाले अधिकारी, अनुभाग, विभाग का नाम आदि लिखा जाता है। कभी-कभी प्रति प्रेषित के स्थान पर सेवा में भी लिख देते हैं। 7. कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश में अन्य पुरुष यानी वह, वे का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों ही पत्राचार प्रकारों की भाषा व्यक्ति निरपेक्ष होती है और प्रायः इनकी वाक्य रचना कर्म वाच्य में होती है तथा कर्ता का लोप हो जाता है। कुछ उदाहरण देखिए। क. राजपत्रित अर्जित छुट्टी जोड़ने की अनुमति दी जाती है। ख. अर्जित छुट्टी से लौटने के बाद श्री राम नारायण सहायक को प्रशासन अनुभाग में तैनात किया जाता है। ग. श्री मोहन लाल को स्थानापन्न रूप से अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया गया है। घ. यह कार्यालय ज्ञापन प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है। ड. मसौदा मूल रूप से हिंदी में तैयार किया जाए। 3.4 4 परिपत्र। परिपत्र के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य केवल सूचना देना होता है, अतः इसमें प्रेषक, संदर्भ, संबोधन और स्वनिर्देश के रूप में कोई शब्द नहीं होता। कार्यालय के नाम के बाद अगली पंक्ति में परिपत्र लिखा जाता है, फिर अगली पंक्ति में मूल विषय शुरू होता है। सारा परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। जारी करने वाला अधिकारी केवल हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर के बाईं ओर सेवा में लिखते हैं तथा जिन जिन अधिकारियों को यह भेजना होता है उनका उल्लेख कर दिया जाता है। यदि परिपत्र की सूचना पूर्णतया सामान्य हो तो सभी कर्मचारियों के लिए लिख दिया जाता है। परिपत्र का नमूना। कार्यालय आयकर आयुक्त, आगरा, उत्तर प्रदेश। सन। विषय सामान्य भविष्य निधि का नामांकन भरना। ता 20 दिसंबर 2016। सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सामान्य भविष्य निधि खाते के नामांकन फॉर्म 10 अप्रैल 2017 तक भरकर वित्त अनुभाग को दे दें। सेवा में सवा अधिकारी तथा कर्मचारी। 3.4 5 अधिसूचना और संकल्प। मुदुला श्रीमाली, प्रशासन अधिकारी। अधिसूचना और संकल्प का रूप प्रायः एक सा होता है। आरंभ में यह निर्देश होता है कि यह भारत के राजपत्र, गजट के किस भाग और किस खंड में छपेगा। इनमें संबोधन या स्वनिर्देश नहीं होता है। अधिसूचना और संकल्प प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस को भेजे जाते हैं। इनमें संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ही हस्ताक्षर करते हैं।
संकल्प के पृष्ठांकन के रूप में यह आदेश होता है कि संकल्प का प्रकाशन राजपत्र में हो। अधिसूचना का नमूना। भारतीय राजपत्र के भाग 1, खंड 2 में प्रकाशन के लिए भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय, केंद्रीय सरकार सन। आ 17, नई दिल्ली। दिनांक। वाणिज्यिक दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम 1939 का 30 की धारा द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में दिए गए कागजात को गोपनीय दस्तावेज घोषित किया जाता है। सन। खग। सचिव, भारत सरकार। संकल्प का नमूना। भारत सरकार के राजपत्र भाग खंड 3 में प्रकाशन के लिए भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली। संकल्प। दिनांक। पिछले कुछ दिनों से बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार चिंतित रही है और इसके लिए प्राप्त हुए सुझावों को अमल में लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अब इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सरकारी प्रतिनिधियों के अलावा महत्वपूर्ण जनसेवी संस्थाओं के व्यक्ति भी मनोनीत किए जाएंगे। 2. समिति के अध्यक्ष श्री। इसके सदस्य निम्नलिखित होंगे: 1, 2, 3, 4, 5। 3. समिति निम्नलिखित विषयों पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेंगी। 2, 3, 4। समिति 21 अक्टूबर 17 से अपना कार्य शुरू करेगी। इसका कार्यकाल महीने का होगा। ग. सचिव, भारत सरकार। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि प्रस्तावित समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को दी जाए। यह भी आदेश है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए। 3 अप्रैल 2006 पृष्ठांकन। पृष्ठांकन का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों के लिए किया जाता है। ग. सचिव, भारत सरकार। आय, जब पत्र पाने वाले के अलावा उसकी प्रति किसी अन्य विभाग या व्यक्ति को भेजनी हो। 2. जब सूचना, टिप्पणी या निपटान के लिए किसी मंत्रालय या संबद्ध अथवा अधीनस्थ कार्यालय को भेजनी हो। 3. जब कागज मूल रूप में भेजने वाले को लौटाना हो। 4. जब किसी कार्रवाई, बैठक आदि का कार्य वृत्त संबद्ध व्यक्तियों को भेजना हो। इसके अलावा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा जारी की गई वित्तीय मंजूरियों की नकलें भी लेखा परीक्षा अधिकारियों के पास पृष्ठांकन द्वारा भेजी जाती हैं। पृष्ठांकन 2 प्रकार का होता है। क. मूल पत्र के नीचे लिखकर। ख. अलग से मसौदा बनाकर। पहले प्रकार का पृष्ठांकन आपने सरकारी पत्र और परिपत्र के बारे में पढ़ते समय देखा। यहाँ हम इसका एक और नमूना दे रहे हैं। प्रतिलिपि। पृष्ठांकन का नमूना 1 को सूचना के लिए बटा कार्रवाई के लिए बटा शीघ्र के लिए भेजी जाती है। के लिए शीघ्र अनुपालन के लिए पदनाम। दूसरे प्रकार का पृष्ठांकन अलग से मसौदा बनाकर किया जाता है। उदाहरण के लिए गृह मंत्रालय में किसी अन्य विभाग या कार्यालय से आए पत्र की प्रति यदि संबद्ध व्यक्तियों को देनी है तो पृष्ठांकन एक आवरण सत्र के रूप में तैयार किया जाएगा और उक्त पत्र की प्रति संलग्न कर दी जाएगी। पृष्ठांकन का नमूना 2 भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली। सन। दिनांक। ग्रुप बीमा योजना के संबंध में वित्त मंत्रालय के परिपत्र सन की प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाती है। ह. पदनाम। संलग्न। वित्त मंत्रालय के परिपत्र सन। दिनांक की प्रति 3.5 सारांश।
इस इकाई में आपने विभिन्न प्रकार के पत्र लिखना सीखा। विषय, संदर्भ और स्थिति के अनुसार पत्र की भाषा और कथ्य के अंतर के बारे में आप जान गए हैं। इसके साथ ही विभिन्न पत्रों को लिखने का अलग अलग तरीका भी आपकी समझ में आ गया है। अनौपचारिक तथा औपचारिक स्थितियों में भाषा का रूप किस तरह भिन्न भिन्न होता है, यह भी आप जान गए हैं। सरकारी कार्यालय में पत्राचार की प्रविधि तथा सरकारी पत्र लेखन की जानकारी आपने प्राप्त कर ली है। विभिन्न प्रकार के सरकारी पत्रों का अंतर भी आपने जान लिया है। अब आपको व्यावहारिक हिंदी के एक विशिष्ट क्षेत्र यानी कार्यालयी हिंदी की जानकारी मिल गई है।